हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इन आवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स क्लासेस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 पे बेस्ड इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव एंड बेसिक इंडेफिनिट फॉर्मूलाज और कुछ एग्जांपल्स डिस्कशन करेंगे। ये आपके पास में इंटीग्रल कैलकुलस की बेसिस होगा, बेसिक फाउंडेशन होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड्स पे, जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो यहाँ पर होता है एंटी डेरिवेटिव। आपका एंटी डेरिवेटिव होता क्या है, चेक कीजिएगा। एग्जांपल के लिए जस्ट सपोज कोई फंक्शन है, यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स से फंक्शन डिनोट कर रहे हैं हम लोग। आपने इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करके क्या मिला आपके पास में, स्मॉल एफ एक्स मिला। कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव किया और कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव करके क्या मिला, स्मॉल एफ एक्स मिला। क्लियर टर्म है। तो आपके पास में कैपिटल एफ एक्स को आप बोलेंगे इट इज द एंटी डेरिवेटिव, कैपिटल एफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स। ये आपके पास में डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के लिए ये बेसिक प्रोसेस है क्या, प्रोसेस समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोगों को डेरिवेटिव करना आता है, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, किसका डेरिवेटिव ये है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ए पार्ट चेक कीजिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, किसका डेरिवेटिव 2x होता है, वही आपका एंटी डेरिवेटिव होगा। चेक कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स को एक्स स्क्वायर डिफाइन कर दूं तो आप मुझे चेक करके बताएंगे कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होगा। इज इट इक्वल्स टू 2x, और यही तो आपके पास में स्मॉल एफ एक्स है। सो इस तरीके से कैपिटल एफ एक्स जो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, इट इज एन एंटी डेरिवेटिव। यहाँ पे वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, एन एंटी डेरिवेटिव। एन एंटी डेरिवेटिव क्यों है, लेटर हम लोग इस बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर पॉइंट है। ये बेसिक डेरिवेटिव यूज किया अभी तक यहाँ पर। सिमिलरली अगर आपके पास में स्मॉल जी एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स है, जस्ट सपोज मैं यहाँ पे कैपिटल जी एक्स को साइन एक्स एज्यूम करता हूं, आप मुझे चेक करके बताइए डेरिवेटिव क्या होगा इसका। ऑब्वियस सी बात है, साइन का डेरिवेटिव आप सभी जानते हैं कोस एक्स होता है, यही तो आपके पास में स्मॉल जी एक्स है। सो इस केस में कैपिटल जी एक्स आपके पास में जो कि साइन एक्स है, इट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल जी एक्स। क्लियर। खुद से ये सवाल पूछिए किसका डेरिवेटिव ये होगा, बस इतना सा है। किसका डेरिवेटिव कॉस है, साइन एक्स है, आपको पता है बेसिक फॉर्मूला है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर चेक कीजिएगा, एच एक्स गिवन है। इन केस अगर मैं कैपिटल एच एक्स लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो आप चेक कीजिएगा एच का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा। साइन का डेरिवेटिव आपके पास में हो जाएगा cos x। एच का डेरिवेटिव क्या है आपके पास में, एच एक्स का, कैपिटल एच एक्स का 2x प्लस कोस एक्स, यही तो आपके पास में स्मॉल एच एक्स है। इसका मीनिंग क्या हुआ, स्मॉल एच एक्स का एंटी डेरिवेटिव आपके पास में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। सो आई होप एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपके पास में क्लियर होगा। सिर्फ ये सवाल पूछना है खुद से, किसका डेरिवेटिव ये स्मॉल एफ एक्स है, वही आपका एंटी डेरिवेटिव होगा। क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे एंटी डेरिवेटिव्स को, इसके बारे में हम लोग लेटर ऑन सीखेंगे। सो आई होप यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे कोई इशू नहीं होगा आपके पास में। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे एक एग्जांपल से मैंने आपसे डिस्कशन किया है। जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल कैपिटल एफ एक्स आपके पास में 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास में, 6x प्लस 7। चेक कर लीजिए, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, 7x का डेरिवेटिव 7 और माइनस 2 का डेरिवेटिव आपके पास में 0 है। तो 0 के तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फिलहाल के लिए। बट अब इस स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये कैपिटल एफ एक्स होगा। और यहाँ पे आपके पास में जो कांस्टेंट है फिलहाल में, कांस्टेंट -2 है। अगर -2 की जगह -4 भी लिख देंगे तो भी एंटी डेरिवेटिव होगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव करने पे आपके पास में स्मॉल एफ एक्स मिलेगा। इनके बारे में डिटेल में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, बट आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं दोबारा से आपको समराइज कर देता हूँ कि जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको मिलेगा, जस्ट सपोज कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है, उस केस में आपका एंटी डेरिवेटिव
आपका एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स आपका हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स। क्लियर पॉइंट यहां तक का? चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास में, इंडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है बेसिकली। इंडेफिनिट इंटीग्रल और कुछ नहीं होता, द फॉर्मूला दैट गिव्स ऑल एंटी डेरिवेटिव। कोई फॉर्मूला अगर आपके पास में ऐसा है जो कि सारे के सारे एंटी डेरिवेटिव दे देता है, उसी को हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है जो सारे के सारे एंटी डेरिवेटिव्स आपको दे देगा, उसे हम बोलेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या इंडेफिनिट इंटीग्रल। क्लियर टर्म? एंड इंटीग्रेशन किसे बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव को फाइंड करने का प्रोसेस, उसे हम लोग एंटी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और उसी को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। सो अब से आगे जब भी हम लोग वर्डिंग यूज करेंगे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, कहने का मतलब ये होगा आपको उसके एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, और एंटी डेरिवेटिव्स में ऑल एंटी डेरिवेटिव्स। ओके, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग सिर्फ बेसिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये है क्या सिचुएशन, मैं बात करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास में एज्यूम कीजिए कि किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है आपके पास में वो स्मॉल एफ एक्स है। क्लियर टर्म? मुझे एक चीज और बताइए, अगर मैं एफ एक्स की जगह एफ एक्स प्लस सी कर दूं, जहां पे सी कोई भी आपके पास में कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव मैं आपसे पूछूं, आप मुझे क्या जवाब देंगे? ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ सी। यही तो होगा। बट सी इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है हमारे पास में। तो ये हो गया आपके पास में डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस 0 और सिंपली एफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास में कि आपके लिए एफ एक्स के दो आपके पास में एंटी डेरिवेटिव्स हैं। कौन कौन से एंटी डेरिवेटिव्स हैं? एक तो आपके पास में एफ एक्स एक एंटी डेरिवेटिव है, दूसरा आपके पास में ये एफ एक्स प्लस सी एंटी डेरिवेटिव है। क्लियर टर्म? अब जरा चेक कीजिएगा, इंटीग्रेशन में हम लोग नोटेशन क्या लेते हैं, हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स, ये साइन होता है आपके पास में इंटीग्रेशन का साइन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर आपका जो फंक्शन x है, और हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो फिलहाल के लिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। चेक कीजिएगा, x यहाँ पर है आपके पास में, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या बताना होगा? सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स, सेट ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स। तो ये यहाँ पे क्या होगा? कुछ खास नहीं, आपका जो एफ एक्स प्लस सी है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स, और इसी को हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने कैसे निकाला, दोबारा से समरी करते हैं। जब भी आपके पास में एफ प्राइम एक्स की वैल्यू, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू स्मॉल एफ एक्स होगी, उस केस में स्मॉल एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास में कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होगा, जहां पे सी जो है आपके पास में, सी आपका कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सी आपके पास में क्या है? आपके पास में सी आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इज इट ओके? चलिए, यूनिकनेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव एंड आर्बिट्री कांस्टेंट। अब यूनिकनेस क्या है आपके पास में? आपको यहाँ पे बिगिनिंग में क्वेश्चन गिवन था, आपका एफ एक्स था वहां पर 2x, और इसका एक एक एंटी डेरिवेटिव वहां पे लिखा हुआ था एन एंटी डेरिवेटिव। एक एंटी डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था ये होगा एक्स स्क्वायर। आपने चेक किया था कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स करने पर आपको 2x मिलेगा। इन केस अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एफ एक्स प्लस सी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी कोई भी कांस्टेंट आपके पास में, सो आप इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी, सी इज द कांस्टेंट हियर। इसका डेरिवेटिव कीजिए, क्या मिलेगा आपके पास में? वही आपके पास में 2x इक्वल्स टू एफ एक्स। इसका मीनिंग क्या हो गया? एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी सी। ये आपके पास में
फॉर एनी कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट जैसे ऊपर लिखा हुआ था उसके लिए ट्रू है आपके पास में। सी बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू है। किसी भी रियल नंबर के लिए ये सिचुएशन ट्रू है आपके पास में। क्लियर टर्म? इसका मीनिंग ये हो गया, अगर आप सी की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसका डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स मिलने वाला है। मीनिंग दोबारा समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन का जो डेरिवेटिव है वो भी आपके पास में 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस टू का जो डेरिवेटिव है वो भी आपके पास में 2x है, एंड अप टू सो ऑन। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास में एंटी डेरिवेटिव आपके पास में इज नॉट यूनिक। एंटी डेरिवेटिव इज नॉट यूनिक, ये आपके पास में यूनिक नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जनरल पॉइंट सी यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास में इन्फिनेटली मैनी एंटी डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। सो इन्हें हम लोग एक फैमिली के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। फैमिली का मतलब क्या होगा, हम लोग एफ एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स, फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स। यहाँ पे आपके पास में सी की जो वैल्यू है दैट बिलोंग्स टू आर। सो यहाँ पे सी की वैल्यू आपके पास में कोई भी आपके पास में रियल नंबर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द गिवन सिचुएशन। सो ये आपके पास में सी है, इस सी को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पेरीमीटर बोलते हैं। क्लियर टाइम है? तो यहाँ से दो ऑब्जर्वेशन मिले हम लोगों को। पहला ऑब्जर्वेशन, एंटी डेरिवेटिव इज नॉट यूनिक, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जांपल देके दिखाया। तो अब जब एंटी डेरिवेटिव यूनिक नहीं है इंटीग्रेशन में, तो हमें चाहिए सेट ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स। तो कहाँ से मिलेगा आपके पास में, जो भी आपका एंटी डेरिवेटिव है उसमें आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दीजिए। सी को हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वर्डिंग से यूज करेंगे। तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास में, ये आपको मिल जाएगा, दिस विल गिव यू फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। सी को ऐड करने पे आपको मिलता है फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स, और यही आपके पास में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शन। एलिमेंट्री फंक्शंस में हम लोग कंसिडर करते हैं पॉलिनोमियल्स, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ पर मैं फंक्शंस का डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, सिंपल सा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस की। पॉलिनोमियल फंक्शंस में करने से पहले सबसे पहला जो है आपके पास में फंक्शन में डिस्कशन करना चाहूंगा, पॉलिनोमियल में ही है वैसे तो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एक्स का डेरिवेटिव आप सभी जानते हैं 1 होता है। तो जैसे आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था, अगर आपके पास में कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स होगा तो आप इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स। सेट ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स क्या होगा, एक आपका एफ एक्स होगा प्लस सी, सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो आपके पास में x है ये आपके पास में कैपिटल एफ एक्स है, और जो राइट साइड में 1 है ये आपके पास में स्मॉल एफ एक्स है। सो आप लोग चेक करेंगे इस केस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी x एंड प्लस c, c वही आपके पास में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास में पहला फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 कांस्टेंट हमेशा आपके पास में x प्लस c होता है। आई होप ये क्लियर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन कीजिए, जस्ट सपोज n की वैल्यू -1 नहीं है, उस केस में डेरिवेटिव ऑफ x पावर n+1 क्या होगा, डिवाइड बाई n+1। डेरिवेटिव पूछ रहा हूं, आपको पता होगा ये डेरिवेटिव n+1 x पावर हो जाएगा n+1 - 1 डिवाइड बाई n+1, जो आपका फॉर्मूला है सिंपल सा डेरिवेटिव का। यहां पर आपका n+1 से n+1 कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, x पावर n। क्लियर टर्म? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, ये आपके पास में एंटी डेरिवेटिव है किसका, xn का। तो यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जब भी मैं आपसे पूछूंगा इंटीग्रेशन ऑफ xn बताइए, आप जवाब देंगे ये होगा x पावर
n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है, c आप लोग क्यों यूज करते हैं, सो दैट कि आपके पास में सेट ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स मिल सके। क्लियर? यहाँ पे स्पेशल पॉइंट है कि n की वैल्यू -1 नहीं है, n की वैल्यू आपके पास -1 नहीं है। n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो डिनोमिनेटर आपके पास में नॉट डिफाइंड हो जाएगा। थर्ड केस यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा, इन केस अगर मैं पूछता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा, log mod x में यहाँ पे यूज कर रहा हूं। mod x का मतलब होता है x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। आप जानते हैं कि log नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं होता। आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 1/x होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/x होती है। पॉजिटिव सेंस में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए। उस केस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा, आप लोग लिखेंगे हमेशा log e बेस mod x प्लस सी। क्लियर? यहाँ पे मोड क्यों लगाया गया है मैं बता देना चाहूंगा। log फंक्शन बेसिकली नॉन नेगेटिव एंड जीरो के लिए डिफाइंड होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कोई लिमिट यूज नहीं की है। मैंने आपसे अब तक कोई भी डोमेन रेंज के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है, इसीलिए कि कोई भी आपके पास में कंफ्यूजन ना हो कि x की वैल्यूज नेगेटिव या जीरो तो नहीं है, तो नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर मैंने mod x लिया है। क्लियर टर्म यहाँ तक का? सो इस तरीके से आपके पास में पोलिनोमियल के तीन टाइप के क्वेश्चंस, तीन टाइप के फॉर्मूलेस मैंने आपके साथ में डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिस्कशन करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में हमारे पास में दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। पहला होता है आपके पास में फंक्शन एज्यूम कीजिए e पावर x। आप लोग जानते हैं कि e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है। इसका मीनिंग ये हो जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx की वैल्यू e पावर x प्लस सी ही होगी, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव ऑफ e पावर x क्या है, e पावर x ही है। तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x की वैल्यू e पावर x प्लस सी ही होगी। दूसरा आपका जो फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल में, आपको याद होगा ये फंक्शन होता है ए पावर एक्स। ए पावर एक्स फंक्शन होता है आपके पास में। इंटेंशनली मैं यहाँ पे से डिवाइड बाई लॉग ई बेस ए यूज कर रहा हूँ। इंटेंशनली क्यों यूज कर रहा हूँ अभी पता चलेगा आपको। इसका डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, डिनोमिनेटर एज इट इज होगा, दैट इज log ई बेस ए। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा ए पावर एक्स log ई बेस ए। कुछ कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, log ई बेस ए से log ई बेस ए कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा सिर्फ ए पावर एक्स। इसका मीनिंग हुआ ए पावर एक्स का एंटी डेरिवेटिव है ए पावर एक्स डिवाइड बाई log ई बेस ए। सो जब भी आपसे पूछा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स ए पावर एक्स बताइए, दैट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स बताइए, आप जवाब देंगे ए पावर एक्स डिवाइड बाई log ई बेस ए प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस में। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस को। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस में सबसे पहले तो डेरिवेटिव ऑफ साइन। आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है आपके पास में कोस एक्स। तो कोस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, साइन एक्स। मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स अगर आप पूछेंगे, जवाब होगा इसका साइन एक्स प्लस सी। चेक कीजिएगा, साइन का डेरिवेटिव अगर कोस है, सो कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस और इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर? क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं दैट इज यूजिंग द एंटी डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। सिमिलरली आप चेक कीजिएगा डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ कोस एक्स।
इंटेंशनली यहाँ पर मैंने नेगेटिव यूज किया है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है, नेगेटिव साइन एक्स होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन आपको मिल जाएगा ये पॉजिटिव ऑफ साइन एक्स। सो साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, नेगेटिव ऑफ कॉस एक्स। ये हो गया आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, क्या हो गया एंटी डेरिवेटिव, नेगेटिव ऑफ कॉस एक्स। और सेट ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव्स के लिए आप लोग सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है आपके पास में, ये होता है आपके पास में सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसे हम लोग सेक एक्स भी बोलते हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है। तो व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सेम ही है फिलहाल के लिए आपके लिए। ये क्या होगा बेटा, ये होगा टेन एक्स प्लस सी होगा। क्लियर पॉइंट यहां तक? इसी तरीके से आपके पास में डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स, ये आपका होता है नेगेटिव का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, नेगेटिव मैं यहां पर यूज करता हूं। अब ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा नेगेटिव ऑफ कोट एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हम लोगों ने आउट ऑफ 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो आपको पता है साइन कोस टेन, इनमें से 4 यहाँ पे फोर यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किए हैं, बाकी के 2 हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे राइट करेंगे। ओके, चलिए बचे हुए 2 कौन से थे आपके पास में, एक आपके पास में था सेक एक्स, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स आपका होता है sec x into 10x. So therefore, antiderivative of sec x into 10x, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, सिंपल सा sec x plus c। सो कभी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x, मतलब कि आपसे पूछ रहे हैं sec x into 10x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, आपका जवाब होना चाहिए यहाँ पे sec x plus c। ओके, लास्ट आपके पास में है व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस में लास्ट है व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ कोसेक एक्स, क्या होगा ये आपके पास में, ये होता है कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। राइट साइड पे जो नेगेटिव आना था बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ आपका कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स dx, इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में, इसकी वैल्यू होगी आपके पास में नेगेटिव ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। सो इस तरीके से जो बेसिक आपके पास में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस हैं, जो भी आपके 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उन सभी का हम लोगों ने एंटी डेरिवेटिव दैट मींस इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यहां तक फाइंड किया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। चलिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में आपको पता है कि आपके पास में डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स आपका होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर टर्म? और अगर मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँ दोबारा से कि डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स वो भी आपका सेम ही होता है, ये आपको याद होगा। इन दोनों को कंबाइन कर लें तो अगर मैं पूछता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या है, आप मुझे बताएंगे या तो आप साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिखेंगे या फिर आप इसे कोस इनवर्स एक्स विद द नेगेटिव साइन प्लस सी लिखेंगे। बाय डिफॉल्ट आप जब भी आंसर्स देंगे या आप आंसर्स राइट करेंगे तो वो साइन इनवर्स में ही होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव आपका इतना इम्पैक्ट नहीं देगा।
सेम प्रॉपर्टी आपके पास में tan और cot के लिए एप्लीकेबल है एंड sec एंड cosec के लिए एप्लीकेबल है। मैं दोबारा बता दूं, यहाँ पर मैं डोमेन और रेंज के बारे में बात नहीं कर रहा। सो फिलहाल में इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए सिर्फ 3 ही आपके पास में फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट हैं। पहला फॉर्मूला क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स वाला, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है आपके पास में? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीनिंग व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर? क्या होगा इसकी वैल्यू? ये होगी आपके पास में tan इनवर्स एक्स। एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास में होगा tan इनवर्स एक्स। सिमिलरली द डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sec इनवर्स एक्स, वैल्यू क्या होती है आपके पास में? 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपकी वैल्यू होगी। क्या होगा इसका? 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? दैट इज एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? आप बताएंगे sec इनवर्स एक्स प्लस सी। तो बाई चांस अगर आपसे पूछेगा कि कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताइए या फिर कोट इनवर्स का बताइए, आप उन्हें tan इनवर्स में या sec इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से कन्वर्ट करेंगे बता देता हूँ दोबारा से। प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे आगे जाके, आपका sec इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाई 2। इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आप बाकी सभी का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, और अदरवाइज आपको जस्ट यहाँ पर नेगेटिव लगाना होगा। सिमिलरली tan के लिए आपको याद होगा, आपका है tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाई 2। तो बिकॉज मैंने यहाँ पे आपके साथ में tan इनवर्स एक्स ही डिस्कस किया है, कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से आप लोग 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन बता सकते हैं कि ये होगा नेगेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स होगा। तो इन फॉर्मूलेस का आप लोग यूज कर सकते हैं चाहे तो, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी इनकी। ओके, सो बेसिकली दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे आपके पास में 3 ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं। पहला फॉर्मूला आपके पास में व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर होगा tan इनवर्स एक्स। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये 3 ही फॉर्मूलेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, जो प्रॉपर्टीज मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। सो पहली प्रॉपर्टी, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ईच अदर का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं पे एफ एक्स डी एक्स लिखा हो और आप इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा? आपको सिंपल सा एफ एक्स मिल जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी। चेक कीजिएगा, आपने क्या किया है, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन मिला है तो अंदर का फंक्शन एज इट इज मिलेगा आपको। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? चेक कीजिएगा, अगर आपने इंटीग्रेशन किया हो किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का, क्या किया आपने? इंटीग्रेशन किया है किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का, लिखने के लिए आप इसे एफ प्राइम एक्स इस तरीके से नोटेशन भी ले सकते हैं। आपको याद होगा डेरिवेटिव का आप लोगों के पास में ये नोटेशन भी है। तो क्या बताया गया था, ये रिवर्स होते हैं आपके पास में, दैट मीन्स इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देगा, आपको क्या मिलेगा? एफ एक्स मिलेगा। तो चेक कीजिए, पहले में दोबारा से, इंटीग्रेशन था उसका डेरिवेटिव किया एफ एक्स मिला, सेकंड में डेरिवेटिव था उसका इंटीग्रेशन किया आपने तो सिर्फ एफ एक्स मिला। यहाँ पर मैं बस एक चीज और ऐड कर देता हूँ, प्लस सी। सी वही कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। आई होप ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी। आप लोग देखेंगे बोर्ड्स में इनके बेसिस पर भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं।
जब हम लोग आपके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उस टाइम पे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। ओके, नेक्स्ट, इंटीग्रल्स आर लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ? जस्ट सपोज आपके पास में एक फंक्शन है, फंक्शन क्या है आपके पास में, ए एफ एक्स प्लस माइनस बी जी एक्स। मैं यहाँ पे एडिशनली प्लस माइनस सी ले रहा हूँ, सी इज ए कांस्टेंट फॉर यू, तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाइड बाय 1 एज्यूम कर सकते हैं आप लोग। ये आपके पास में फंक्शन है, कोई भी नाम दे दीजिए इसका, जस्ट सपोज एच एक्स ये फंक्शन है। मैंने आपसे पूछा इसका इंटीग्रेशन कीजिए। आप क्या करेंगे, पहले स्टेप पे आप सभी को एज इट इज लिखेंगे, ए एफ एक्स प्लस माइनस जो भी साइन हो बी जी एक्स प्लस माइनस सी इंटू 1। चेक कीजिएगा, जब भी कभी टर्म्स में प्लस माइनस आता है, टर्म्स सेपरेट हो जाती हैं। क्लियर? तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है पॉजिटिव नेगेटिव से टर्म सेपरेट हो जाएंगी, दैट मीन्स इसे आप लिख पाएंगे ए एफ एक्स डी एक्स, पहली टर्म का इंटीग्रेशन कीजिए, प्लस माइनस बी जी एक्स इंटीग्रेशन, थर्ड टर्म हो जाएगी प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। सी का मतलब वही सी इंटू 1 कॉन्स्टेंट ही तो है आपके पास में। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, दोबारा सुन लीजिए, प्लस माइनस से आपकी जो टर्म्स है वो सेपरेट हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ चेक कीजिए, ए एफ एक्स का इंटीग्रेशन सेपरेट, बी जी एक्स का इंटीग्रेशन सेपरेट एंड सी का इंटीग्रेशन आपके पास में सेपरेट जाएगा। क्लियर? अब लीनियर ऑपरेटर में एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जो आपकी टर्म ए है, ए इज ए कांस्टेंट हियर, ए इज ए कांस्टेंट हियर, सो कांस्टेंट आपके पास में इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अब आप सिर्फ एफ एक्स का ही इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, सिमिलरली सेकेंड टर्म में बी आप बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन आप सिर्फ और सिर्फ जी एक्स का करेंगे, एंड लास्ट में सी को आप बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 का होगा। क्लियर टर्म है? और जब भी इंटीग्रेशन आप लोग कंप्लीट करेंगे एज पर द गिवन एलिमेंट्री फॉर्मूलाज, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने वहीं तक पढ़ा हुआ है, आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड करना होगा। ये कैसे करेंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। सो लीनियरिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जब भी किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई किसी भी वेरिएबल टर्म से होगी, कीप द कांस्टेंट आउट ऑफ द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, टेक द इंटीग्रेशन ऑफ द वेरिएबल ओनली। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ वेरिएबल का इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, और अगर कांस्टेंट ही होगा तो कांस्टेंट को बाहर रखिए, सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन कीजिए। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लीनियर प्रॉपर्टी। ओके, चलिए इसका यूज आप लोग देखेंगे, काफी बार आप लोग देखेंगे। स्पेशल रूल फॉर एक्सरसाइज 7.1। स्पेशल रूल क्या है, एक टाइप के क्वेश्चंस का हमेशा यूज होगा यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो 7.2 में आएगा एक्चुअली। फिर भी रूल ये है आपके लिए, इन केस आपके पास में स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, जस्ट सपोज ये आपको नॉन है या गिवन है, उस केस में अगर मैं यहाँ पे x की जगह ए एक्स प्लस बी लिख देता हूँ, लीनियर टर्म से रिप्लेस कर देता हूँ x को, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, राइट साइड में भी x की जगह पे x के प्लेस पे ए एक्स प्लस बी लिखिए, बट डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a। तो ये आपके पास में स्पेशल रूल है जो कि 7.1 के लिए आपको काफी यूजफुल होगा। इसे नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि काफी क्वेश्चन में ये रूल यूज होने वाला है। ओके, बस क्या क्या है दोबारा सुन लीजिए, जब भी आपको ये नोन हो कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन स्मॉल एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स ये गिवन है या नोन है, उस केस में एक्स के प्लेस पे अगर ए एक्स प्लस बी रखेंगे, तो राइट हैंड साइड में भी एक्स के प्लेस पे ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज ए। ये आपके पास में स्पेशल रूल है, मैं आपको दिखाऊंगा, काफी बार इसका यूज हमारे पास में भी होगा। ओके, इसका जो प्रूफ है, प्रूफ के लिए हम लोग 7.2 रेफर करेंगे।
प्रूफ के लिए हम लोग रेफर करेंगे 7.2, जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है। तो जैसे वहां पर आएंगे तो मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। चलिए, अब यहाँ पे आपके पास में दो टर्म्स है, राइट एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। इनका एंटी डेरिवेटिव राइट करना है। क्लियर? कैसे करना है वो अभी नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा। एंटी डेरिवेटिव होता क्या है? इंटीग्रेशन ही तो होता है आपके पास में। एन लिखा हुआ, सिर्फ एक ही एंटी डेरिवेटिव बताना है आपको। एन एंटी डेरिवेटिव मतलब कि सिर्फ एक ही एंटी डेरिवेटिव बताइए। ठीक है, यहाँ पे चेक कीजिएगा, नेगेटिव ऑफ साइन 2x, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव का साइन 2x लिखिए डिवाइड बाई 2। चेक कीजिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ इसका डेरिवेटिव बताइए, तो आप क्या बताएंगे? ये बताएंगे आपके पास में ये हो जाएगा cos 2x मल्टीप्लाइड बाई 2, चेन रूल से आपने इसका डेरिवेटिव किया, डिवाइड बाई 2, 2 तो कांस्टेंट आपके पास में डिनोमिनेटर में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा cos 2x। इसका मतलब ये हुआ कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x क्या मिल गया आपके पास में? sin 2x बाई 2। तो यहाँ पे अगर अब मुझे इसका इंटीग्रेशन लिखना हो तो मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा यहाँ पे sin 2x बाई 2। इन्होंने बोला था एन एंटी डेरिवेटिव, आपने एक एंटी डेरिवेटिव बता दिया। क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स दूंगा। कैसे दूंगा फैमिली? बाय एडिंग दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर टर्म? ये हम लोगों ने निकाला कैसे? अगर ये क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देना चाहूंगा इस क्वेश्चन के लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x आपका होता है sin x, ये बताया था मैंने, प्लस सी। भाई cos का एंटी डेरिवेटिव होता क्या है? sin x होता है। मैंने आपसे क्या पूछा? x की जगह पे लीनियर रख दीजिए टू 2x, जो जस्ट अभी बताया था। आप क्या करेंगे? x की जगह पे भी वही 2x रख दिया, एंड डिवाइड बाई द कोफिशिएंट ऑफ x, कितना है? 2। तो इस तरीके से आप लोगों ने, जो मैंने आपको स्पेशल रूल बताया था लास्ट वाली स्लाइड पे, मैं दिखा देता हूँ। इस स्लाइड का यूज करते हुए आपने x को रिप्लेस किया बाई 2x, और आपको वहां पे एंटी डेरिवेटिव मिल गया। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, चेक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा। सिमिलरली आपको 3x² प्लस 4x क्यूब है, इसका आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। एंटी डेरिवेटिव वही होता है इंटीग्रेशन। तो मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कांस्टेंट है 3 मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल, कांस्टेंट 4 मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल, और सेपरेट हो रहा है ये पॉजिटिव नेगेटिव से। सो जो मैंने लीनियरिटी प्रॉपर्टी बताई थी, आप इसे लिखेंगे कांस्टेंट इंटीग्रेशन x² dx, कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल, प्लस माइनस से सेपरेट हो जाते हैं, 4 कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब। इसी तरीके से लिखते हैं। आपको एक फॉर्मूला याद दिला दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, फॉर्मूला था आपके पास में x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो अगर आप उसे यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट में यहाँ पे c1 एज्यूम कर लेता हूँ क्योंकि आपका इंटीग्रेशन किया है, प्लस 4 एक्स क्यूब का क्या होगा? n की जगह 3 रखी यहाँ फॉर्मूले में, x की पावर हो जाएगा आपके पास में 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c2 मान लेता हूँ। तो चेक कीजिएगा, फॉर्मूला यूज किया है, जब भी आपके पास में n की वैल्यू कुछ भी हो, जैसे 2 थी तो आपने क्या किया? 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, इस तरीके से आपका आंसर आया। n की जगह 3 था तो 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। आप सिंप्लीफाई कीजिए, 2 प्लस 1 3 होता है, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो आपका आ जाएगा x पावर 3, पहला आंसर। दूसरे में चेक कीजिएगा, 3 प्लस 1 दैट इज 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा x पावर 4। और जो कांस्टेंट c1 और c2 जो कांस्टेंट्स आपके पास में आए हैं, इन दोनों को अगर आप ऐड करके लिख देंगे तो ये भी एक तो कांस्टेंट होगा। उस कांस्टेंट को मैं सिर्फ c ही लिख देता हूँ। व्हाट इज c देयर? c आपके पास में है c1 प्लस c2।
तो आप चाहें तो जो प्रीवियस स्टेप पे ये C1 C2 हटा के एक ही कांस्टेंट C लिख सकते हैं विदाउट एनी इशू, क्योंकि उन्होंने एंटी डेरिवेटिव पूछा था, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। तो आपको सिर्फ इतना सा आंसर देना है, x³ + x4 इज एन एंटी डेरिवेटिव, एंड सेट ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव पूछेंगे तो बस बस C ऐड कर दीजिए। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? यहाँ पर होता है log mod x + c। थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है, log mod x + c होता है आपके पास में। यहाँ पे mod x क्यों होता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, तो आप उसमें जरूर चेक कीजिएगा। फिलहाल तक के लिए क्योंकि मैं फॉर्मूला बेस्ड यहाँ बता रहा हूँ, आप एज्यूम कीजिएगा 1/x डिफाइंड फॉर एवरीथिंग एक्सेप्ट 0, उसका इंटीग्रेशन होता है log mod x, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपके पास में पॉजिटिव में आंसर आएगा। x को हम लोग पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। ओके, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला चेक कीजिएगा। अभी तक आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज ही याद है, जो कि हम लोगों ने डिस्कशन की है। आपको बस सिंप्लीफाई करना है और उन्हें सॉल्व करना है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन चेक कीजिएगा। आप लिख पाएंगे इसे x³ / x² - 1/x²। dx चेक कीजिए। x³ / x² को आप लिख सकते हैं x, और 1/x² को लिख सकते हैं x⁻²। फर्स्ट टर्म को x को लिख सकते हैं आप लोग x⁻1b। इंटीग्रेशन कीजिएगा। x⁻1 क्या हुआ? ये हुआ x⁻1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको दोबारा से याद दिला रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या था आपके पास फॉर्मूला? ये था x⁻n + 1 डिवाइड बाई n + 1 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेगेटिव पॉजिटिव से सेपरेट होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव था, तो हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। x⁻² का फॉर्मूला क्या होगा? -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, एंड आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड करना है, कीजिए। सिंप्लीफाई कीजिए। पहली टर्म होगी x² / 2, दूसरी टर्म होगी आपके पास में x⁻−1 डिवाइड बाई -1 प्लस c। इसे आप लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा x² / 2 पॉजिटिव 1/x प्लस c। ये आपके पास में फाइनल आंसर होगा। सिंपल सा सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं किया। एंड प्लस माइनस से टर्म सेपरेट होती हैं, उनका इंटीग्रेशन आपको सेपरेटली करना होगा। दोबारा से आपने x⁻1 का इंटीग्रेशन किया था, चेक कीजिए। ये आपका x⁻1 का इंटीग्रेशन है। दूसरा x⁻−2 का इंटीग्रेशन आपके पास में यहाँ पर गिवन है। पॉजिटिव नेगेटिव से आपका सेपरेट होते हैं, आपने इन्हें सेपरेटली इंटीग्रेशन किया है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल चेक कीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻2/3 आप लिखेंगे 2/3 + 1 डिवाइड बाई 2/3 + 1। ये क्या किया आपने? x⁻2/3 का इंटीग्रेशन किया। फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिर्फ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। x की पावर हो गया आपके पास में 5/3 डिवाइड बाई 5/3। 5/3 कहाँ से आया? 2/3 + 1 की वैल्यू 5/3 होती है, प्लस x प्लस c। x इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फाइनल आंसर में हम लोग इसे लिखेंगे ऐसे 3/5 x पावर 5/3 प्लस x प्लस c। ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये आपके पास में इजी टास्क होगा आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चेक कीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻3/t प्लस 2e⁻x - 1/x। ये सारे के सारे आपके पास में बेसिक फंक्शंस ही हैं, बस आपको ध्यान देना है, प्लस माइनस से सेपरेट कर देना है। सेपरेट कर दिया। 2 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन साइन से पहले लिखेंगे। इंटीग्रेट सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का करेंगे।
लास्ट में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। प्लस माइनस से सेपरेट किया, कांस्टेंट टर्म्स को इंटीग्रेशन के साइन से पहले लिखेंगे। पहले का आंसर क्या होगा, x पावर 3/2 + 1 डिवाइड बाई 3/2 + 1। कौन सा फॉर्मूला यूज किया था हम लोगों ने, x पावर n dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 + c। सेकंड, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x ही होता है, क्लियर। एंड 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 log mod x। ऐड कीजिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को, आप तो सिंप्लीफाई करना है। 3/2 + 1 क्या होता है आपके पास में, ये होता है 5/2। सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2/5 x पावर 5/2 + 2 e पावर x माइनस log mod x + c। तो इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक का, ये इजी टास्क होगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ से बच्चों। नेक्स्ट आपके पास में sin x + cos x, इसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे आपको मैंने बताया है, प्लस माइनस से सेपरेट करेंगे, तो मैं इसे लिखना चाहूंगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। प्लस माइनस से आपने सेपरेट किया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, किसका डेरिवेटिव साइन होता है, जवाब देंगे नेगेटिव ऑफ cos x का। नेगेटिव ऑफ cos x का डेरिवेटिव साइन होता है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब कि किसका डेरिवेटिव cos x होता है, जवाब है sin x। और वापस क्या करना है, ऐड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c ऐड कीजिए। सो आई होप इस पॉइंट पर कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर। नेक्स्ट चेक कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर आपके पास नोटेशंस में जब भी आपके पास में CSC लिखा हो, इसका मतलब होगा कोसेक। जो सॉफ्टवेयर है हमारा, वो आपको कोसेक को CSC लिखता है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई में क्या हो जाएगा, कोसेक x की मल्टीप्लाई कोसेक x में कीजिए, ये हो जाएगा आपके पास में कोसेक स्क्वायर x। और फिर कोसेक x की कोट x में कीजिए, ये हो जाएगा आपके पास में कोसेक x मल्टीप्लाइड बाई कोट x। क्लियर। प्लस माइनस से सेपरेट होता है, तो आप पहले कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर कोसेक x इंटू कोट x का इंटीग्रेशन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, किसका डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर x होता है, जवाब है नेगेटिव ऑफ कोट x का। सो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ कोट x। किसका डेरिवेटिव कोसेक x इंटू कोट x होता है, जवाब है नेगेटिव ऑफ कोसेक x का। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू कोट x क्या होता है, नेगेटिव ऑफ कोसेक x प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, वही ऐड करेंगे आप लोग। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चेक कीजिएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। वैल्यू क्या होगी इसकी, पहले सेपरेट कीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। रेसिप्रोकल ऑफ कोस क्या होता है, सेक होता है, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में सेक स्क्वायर एक्स, एंड साइन अपॉन कोस की वैल्यू होती है 10 होती है, फिर भी आपके पास में 1 अपॉन कोस बचेगा, सो आई कैन राइट लाइक सेक एक्स। चेक कीजिएगा, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा दोबारा से, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर को हम लोगों ने लिखा है कोस एक्स इंटू 1 अपॉन कोस एक्स। ये किसे लिखा हम लोगों ने, दोबारा सुन लीजिए, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को
आप लोगों ने राइट किया है लाइक साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू 1/cos x। साइन अपॉन कोस आपके पास में tan x होता है एंड 1/cos की वैल्यू आपके पास में sec x होती है। अब प्लस माइनस से तो सेपरेट होंगी, किसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है? जवाब है tan x। बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला ऐसे ही चलते हैं, प्लस माइनस से सेपरेट हो गया, किसका डेरिवेटिव tan x sec x होता है? जवाब देंगे sec x। एंड ऐड कीजिएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं, जितने भी आपके पास में एंटी डेरिवेटिव्स हैं उन सभी का कलेक्शन लिख देते हैं। वो कैसे होगा? प्लस सी करने पर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन है आपके पास में, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? वही इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए, मतलब कि कैपिटल एफ एक्स फाइंड करना है। वो मिलेगा कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स से मिलेगा। यही तो मिलेगा आपके पास में। कीजिए, ये हो गई 4x³ -6। क्लियर? इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? इंटीग्रेशन जस्ट। कैसे सॉल्व करते हैं इसे? कांस्टेंट को बाहर लिखिए, इंटीग्रेशन सिर्फ वेरिएबल के कीजिए, प्लस माइनस से टर्म सेपरेट होती हैं। 6 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे? 1 का। पहला क्या होगा? ये हो जाएगा 4x⁴/4। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1। चेक कीजिए, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, और आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में तो ऐड करना होगा c। ये वैल्यू आपके पास में होगी कैपिटल एफ एक्स की। चेक कीजिएगा, एंटी डेरिवेटिव निकालना था, इसका मतलब क्या हुआ? स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये आपको आता है। अब c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू क्यों निकालनी है? क्योंकि इन्होंने कोई कंडीशन गिवन आपको, कंडीशन गिवन है, इसका मतलब आपको जो c है आर्बिट्री कांस्टेंट, उसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपके पास में, ये वैल्यू आपके पास में x की है, और आपके पास में f0 की वैल्यू 3 है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे x = 0 एंड f0 = 3 इन 1 में हम लोग इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे। क्या मिलेगा हम लोगों को? लेफ्ट हैंड साइड पे 3 होगा, राइट हैंड साइड में ऑब्जर्व कीजिएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। वैसे तो 0 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म 0 होगी, 6x वाली टर्म भी 0 होगी, सिर्फ कांस्टेंट होगा c। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास में c की वैल्यू सिर्फ 3 आएगी। जब भी ऐसी कोई कंडीशन होगी, उस केस में जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या हो गया? सॉल्यूशन क्या हो गया आपके पास में? एफ एक्स हो गया आपका सिंपल सा x⁴ -6x + 3। तो ये आपके पास में एक एंटी डेरिवेटिव है। मैं यहाँ पे एक एंटी डेरिवेटिव यूज कर रहा हूँ, एन एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। और ये जो एंटी डेरिवेटिव है, ये इस कंडीशन, जो भी गिवन कंडीशन है, उसे सेटिस्फाई करता है। इज इट ओके? चलिए, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क जो कि फिलहाल में जरूरी हैं। पहले रिमार्क यहाँ पे ये है, समटाइम एंटी डेरिवेटिव इज नॉट एक्सप्रेसेबल इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस। मतलब कि कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी भी आ जाती है कि एंटी डेरिवेटिव का आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। उस केस में क्या होगा? उस केस में हम लोग एंटी डेरिवेटिव मेथड से इंटीग्रेशन नहीं फाइंड कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बताइए, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे चेक कीजिएगा कि अगर मैं पूछूं कि e⁻⁻x² का इंटीग्रेशन बताओ, मतलब कि ऐसा फंक्शन बताओ जो कि एंटी डेरिवेटिव e⁻⁻x² का, तो लिखेंगे हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट क्या है? एंटी डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, एंटी डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? लेकिन अगर किसी का एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब वो इंटीग्रेबल नहीं है? जवाब है ना, ऐसी सिचुएशन नहीं है। इंटीग्रेशन की जब आप कुछ जनरल डेफिनेशन पढ़ेंगे, उस केस में हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे, बट फिलहाल के लिए वो आपके कोर्स में नहीं है। तो फिलहाल के लिए
कभी कभी आप लोग कुछ फंक्शंस का एंटी डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर पाएंगे या फिर उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे एज ए पॉलिनोमियल लॉग फंक्शन या किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन के केस में, तो उसका आप इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इंटीग्रेशन राइट नहीं कर पाएंगे यूजिंग द एंटी डेरिवेटिव मेथड। तो उस केस में इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे इसका नो सॉल्यूशन फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए आप लोगों के लिए। इज इट क्लियर? ये पहला रिमार्क था। सेकेंड रिमार्क हमारे पास में यहाँ पे क्या है, अभी तक तो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे एफ एक्स का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और हमें मिल रहा था कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। अगर हमारा वेरिएबल चेंज होके y में हो जाए तो क्या लिखेंगे? उस केस में आप इसे एफ वाई प्लस सी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं e टू दी पावर t है, t वेरिएबल है यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन बताइए विद रिस्पेक्ट टू t, आप मुझे बताएंगे ये e टू दी पावर t प्लस का c होगा। क्यों? थोड़ी देर पहले हम लोगों को पता था e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e पावर x प्लस c होगा। बस वेरिएबल ही तो चेंज किया है आपने और किया गया है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोस थीटा का इंटीग्रेशन बताइए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आप लिखेंगे इसे साइन थीटा प्लस सी। ऐसा क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डीएक्स क्या होगा, ये होगा साइन एक्स प्लस सी। तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल चेंज करें और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फॉर्मूलेस एज इट इज रहेंगे। बस आपको जो वेरिएबल है एक्स के प्लेस पे टी या थीटा या डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस क्या क्या हैं और उनके एग्जांपल्स किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इन केस अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, आपको कंटेंट पसंद आया हो, तो प्लीज डू लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय।